नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कंप्लीट किया था और साथ ही हमने ऊष्मा बजट की संकल्पना को कंप्लीट कर लिया था। और ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगति के बारे में भी देख लिया था कि ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगति का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव। इस पॉइंट पर हमने डिस्कशन को एंड किया था। आज बात करते हैं एक टॉपिक सूर्यातप के बारे में, इंसोलेशन के बारे में। तो आज टॉपिक है हमारा सूर्यातप अथवा इंसोलेशन। सूर्यातप अथवा इंसोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में तो बहुत ही ज्यादा इसकी भूमिका है और साथ ही क्लाइमेटोलॉजी के आगे के जो भी सेगमेंट हैं उनको समझने में इंसोलेशन की एक बड़ी भूमिका है। तो इंसोलेशन टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इंसोलेशन तीन शब्द हैं, इनकमिंग, सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इन तीन शब्दों से मिलकर के बना है इंसोलेशन अथवा सूर्यातप। इसका मतलब क्या है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का? तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब है पृथ्वी की ओर आने वाला लघु तरंग सौर विकिरण। तो हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब है पृथ्वी की ओर आने वाला या पृथ्वी की ओर आता हुआ लघु तरंग सौर विकिरण। भाषा भी हम ऐसे लिखेंगे कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्यातप इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की ओर आता हुआ लघु तरंग सौर विकिरण। यह इंसोलेशन पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा का निर्धारक कारक है। क्या है? तो हम कह रहे हैं पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा। तो इंसोलेशन पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली, पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित करता है। कितनी मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त होगी, इसकी जानकारी मिलती है हमें इंसोलेशन अथवा सूर्यातप के द्वारा। इस इंसोलेशन को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है आपतन कोण अथवा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसोलेशन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपतन कोण अथवा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। आपतन कोण सिद्धांत को देखते हैं, आपतन कोण क्या होता है। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग किसकी, आपतन कोण। ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। आपतन कोण पहले साइंस में समझते हैं, फिजिक्स में क्या होता है, ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। पहले देखते हैं कि फिजिक्स में आपतन कोण का मतलब क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई सतह है
सतह है तो सतह का परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो सतह का कोई है अभिलंब, परपेंडिकुलर है। अभिलंब है। अब कोई किरण है, सूर्य की किरण जो आ रही है, आपतित हो रही है, सतह की ओर आ रही है। तो मान लेते हैं कि ये एक कोई किरण है जो सतह की ओर आपतित हो रही है, सतह की ओर आ रही है। तो देखिए, फिजिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है, साइंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है सौर किरण, ये सौर किरण है, और अभिलंब के मध्य निर्मित होने वाला कोण। सौर किरण और अभिलंब के मध्य निर्मित होने वाले कोण को विज्ञान में हम आपतन कोण अथवा एंगल ऑफ इंसिडेंस के रूप में जानते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में थोड़ा सा मामला उलट जाता है, ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करेंगे कहां की, जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आपतन कोण का मतलब है कि ये मान लिया हमने कि ये पृथ्वी की सतह है। ये क्या है? ये है पृथ्वी की सतह, और पृथ्वी की सतह है, और ये कोई है आपतित होने वाली किरण, यानी वो ऐसी किरण जो सतह की ओर आ रही है। तो ये सौर किरण है। ठीक है। तो पृथ्वी की सतह और सौर किरण के मध्य निर्मित होने वाले कोण को ही हम ज्योग्राफी में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो जब भी अब भूगोल में हम आपतन कोण की बात करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे, जयकांत, जब भी हम आपतन कोण की बात करेंगे ज्योग्राफी में, तो आपतन कोण का मतलब यहां पर क्या है? हम कहेंगे पृथ्वी की सतह और सौर किरण के मध्य निर्मित होने वाला कोण ही आपतन कोण है अथवा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके बारे में एक लाइन में परिभाषा लिखना चाहे तो लिख लीजिए, पृथ्वी की सतह और सौर किरण के मध्य निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी की सतह और सौर किरण के मध्य निर्मित कोण है आपतन कोण। ये आपतन कोण इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपतन कोण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस पृथ्वी की सतह के, पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ही वो फैक्टर है जो पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा का निर्धारक कारक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है जो क्या कर रहा है? सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा का निर्धारण। कैसे? थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। मान लिया जाए कि ये है पृथ्वी की सतह, तो ये क्या है? पृथ्वी की सतह है। कोई ये क्षेत्र है, जब हम बात कर रहे हैं प्रति इकाई क्षेत्र, तो ये कोई क्षेत्र है। सतह के चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है, तो पृथ्वी के सतह के चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है, हमने वायुमंडल को फैला दिया। अब कोई किरण है जो कुछ इस तरह से आपतित हो रही है,
सतह की ओर आ रही है कुछ इस तरह से। ये सौर किरण है। जब कोई सौर किरण किसी स्थान पर लंबवत रूप से आपतित होगी, देखिए लंबवत रूप से आ रही है, किसी स्थान पर सौर किरण लंबवत रूप से पड़ेगी, इस समय आपतन कोण का मान मैक्सिमम होगा, अधिकतम मान होगा। हम कह रहे हैं कि ग्रीष्म अयनांत का समय है और सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा पर पड़ रही है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरण पड़ रही है, इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान सबसे अधिक है उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो इस स्थान पर लंबवत किरण, सूर्य की लंबवत किरण पड़ रही है, आपतन कोण का मान सबसे अधिक है। अब एक बात बताइए कि अगर सूर्य की किरण लंबवत रूप से पड़ रही है तो वायुमंडल में तो कम दूरी तय करेगी, यानी कि वायुमंडल में कम दूरी तय करती हुई उस पर्टिकुलर स्थान तक पहुंचेगी। अब जब वायुमंडल में कम दूरी तय करेगी, हमने हीट बजट के कॉन्सेप्ट में यह समझा है कि वायुमंडल अवशोषण भी करता है सौर ऊर्जा का और वायुमंडल परावर्तन भी करता है सौर ऊर्जा का। तो जो सौर किरण वायुमंडल में कम दूरी तय करके आएगी, उसका वायुमंडल के द्वारा परावर्तन और वायुमंडल के द्वारा अवशोषण का दर कम होगा। हम कह सकते हैं कि इस किरण का वायुमंडल में परावर्तन व अवशोषण का दर कम होगा। इस किरण का वायुमंडल में परावर्तन और अवशोषण का दर कम होगा। तो जब यह किरण वायुमंडल में कम दूरी तय कर रही है, मतलब कम परावर्तन हो रहा है, कम मात्रा इसकी वापस लौट के जा रही है और एटमॉस्फेयर इसे कम मात्रा में अवशोषित भी कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ गई। जिसका मतलब यही हुआ कि वायुमंडल में जब परावर्तन और अवशोषण का दर कम हुआ तो हम कह रहे हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाएगी। अब पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा मिलेगी, तो आप कहेंगे सर अब तो तापमान बढ़ जाएगा इस स्थान का, क्योंकि ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा मिल रही है। तो जब ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा मिलेगी, प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी, तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? तापमान, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि तापमान बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि जहां भी आपतन कोण का मान अधिक है, उस स्थान पर वायुमंडलीय परावर्तिता का मान कम है, अर्थात वायुमंडल के द्वारा अवशोषण और परावर्तन का दर कम है, अर्थात सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा का मान अधिक है और तापमान उस स्थान पर अधिक है। तो यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि आपतन कोण अधिक तो तापमान अधिक। अंत निष्कर्ष क्या निकल के आया? अंतिम निष्कर्ष निकल के आया कि आपतन कोण का मान अधिक है तो तापमान अधिक है। एक निष्कर्ष हमने ड्रॉ कर लिया, एक समीकरण बन गया हमारा। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं, दूसरे निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम देख रहे हैं कि अगर कोई सूर्य किरण कुछ इस तरह से पड़ रही है इस स्थान पर, यानी इस सौर किरण का क्या हो रहा है? इस सौर किरण के द्वारा सतह पर आपतन कोण का मान घट रहा है। कोई किरण है जो इस तरह से आ रही है और तिरछी हो गई, आपतन कोण का मान और घट गया। कोई सौर किरण इस तरह से आ रही है, इस सौर किरण के द्वारा का तिरछापन और बढ़ा, इसके द्वारा निर्मित कोण का मान और घट गया।
तो हम कह रहे हैं जैसे जैसे सौर किरण का तिरछापन बढ़ रहा है, यानी कि सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि क्या हो रही है, हम निष्कर्ष तक पहुंचना है हमें, तो हम कह रहे हैं कि सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि हो रही है, तिरछापन बढ़ रहा है, तिरछेपन में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि आपतन कोण का मान घट रहा है, आपतन कोण घट रहा है, कम हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपतन कोण का मान घटा, यानी सौर किरण तिरछी हो गई, जब तिरछी सूर्य की किरण आ रही है तो इसकी लंबवत किरण की तुलना में यह किरण जितनी ज्यादा तिरछी होती जाएगी, वायुमंडल में उतनी ही ज्यादा दूरी तय करके आएगी, उतनी ज्यादा दूरी वायुमंडल में तय करेगी जितनी तिरछी हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा किरण तिरछी वायुमंडल में उतनी दूरी तय करेगी। अब जितनी ज्यादा दूरी वायुमंडल में तय करेगी, वायुमंडल के द्वारा उसके परावर्तन का दर और वायुमंडल के द्वारा उसके अवशोषण का दर क्या हो जाएगा, तो वायुमंडल के द्वारा उसके परावर्तन का दर अधिक हो जाएगा, अधिक मात्रा में वायुमंडल उसे परावर्तित कर देगा और उसे अधिक मात्रा में अवशोषित भी कर लेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वायुमंडल के द्वारा परावर्तन, वायुमंडल के द्वारा परावर्तन एवं अवशोषण का दर बढ़ जाएगा। इस स्थान पर क्या था, कम था, इस स्थान पर घट गया, इस स्थान पर बढ़ गया। वायुमंडल ज्यादा मात्रा में परावर्तित कर रहा है, ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर रहा है। हम कह रहे हैं वायुमंडलीय परावर्तिता बढ़ गई, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्टिविटी बढ़ गई, परावर्तिता बढ़ गई, ज्यादा मात्रा में परावर्तन, ज्यादा मात्रा में अवशोषण। इसका मतलब है इस सौर किरण के द्वारा इस क्षेत्र में यह जो प्रति इकाई का क्षेत्रफल है, इस प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका निष्कर्ष निकलेगा कि प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा घट जाएगी, कम हो जाएगी। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में क्रमशः कमी आ जाएगी, और जैसे ही प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आई, वैसे ही हम क्या कह रहे हैं कि अब इस क्षेत्र का तापमान भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस पूरी प्रकरण में हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं कि जहां जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, जहां जहां आपतन कोण का मान अधिक है, वहां वहां वायुमंडलीय परावर्तिता का मान कम है और सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक है, तापमान अधिक है। तो आपतन कोण का मान अधिक तो तापमान अधिक, हमारा एक समीकरण। दूसरा कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि जैसे जैसे सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे सौर किरण का तिरछापन बढ़ रहा है, वैसे वैसे वायुमंडलीय परावर्तिता बढ़ रही है, ज्यादा परावर्तन, ज्यादा अवशोषण, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा घटी, तापमान घट गया। तो दूसरा समीकरण हमने ये ड्रॉ कर लिया कि आपतन कोण का तापमान, आपतन कोण घटा तो तापमान घट गया, ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरण की अगर हम तुलना करें तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और निष्कर्ष क्या हमारा होगा, निष्कर्ष होगा अगर आपतन कोण है, एक तरफ आपतन कोण है और एक तरफ है तापमान, तो आपतन कोण और तापमान के मध्य डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा संबंध है। ये हमारा सारे डिस्कशन का अंतिम कंक्लूजन, सारे जितने भी हमने समीकरण बनाए, इससे हमारा अंतिम कंक्लूजन ये ड्रॉ हो गया। कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि आपतन कोण किसी क्षेत्र में अधिक, उस क्षेत्र का तापमान अधिक।
प्रक्रिया पता है आपको, आपतन कोण अधिक है, लिखेंगे भाषा भी ऐसे लिखने हैं कि किसी स्थान में आपतन कोण का मान अधिक होने पर वायुमंडलीय परावर्तिता का मान कम होता है, अतः उस क्षेत्र में वायुमंडल के द्वारा परावर्तित की जाने वाली सौर ऊर्जा और अवशोषित की जाने वाली सौर ऊर्जा का मान कम होने से पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का मान अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होती है। ऐसी भाषा लिखनी है मेंस की क्लासों में, ठीक है। तो भाषा भी ऐसी ड्रॉ करनी, इसी कंक्लूजन को, फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है। दूसरा कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था वायुमंडलीय परावर्तिता को बढ़ाकर, और देखा था तापमान घट रहा था। निष्कर्ष निकल के आ गया आपतन कोण और तापमान में डायरेक्ट रिलेशन। ये हमारा अब तक का कंक्लूजन का अब तक के डिस्कशन का अंतिम कंक्लूजन है। अब हम बात करते हैं आपतन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपतन कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के मान को पृथ्वी में परावर्तित कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर। इसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। तो 3 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो आपतन कोण के मान को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अक्षांशीय स्थिति। तो पहला फैक्टर है क्या? अक्षांशीय स्थिति। लैटिट्यूडनल पोजीशन पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव एवं परिक्रमण, अर्थ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस एंड रोटेट्स एंड रोटेशन। और थर्ड फैक्टर है डे टाइम। तीसरा जो कारक है ये क्या है? दिन का समय, दिन का समय, डे टाइम। ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो किसी भी स्थान पर आपतन कोण के मान को प्रभावित कर सकते हैं। इन तीनों फैक्टरों को चर्चा करते हैं। आपतन कोण के मान को प्रभावित कर सकते हैं, ध्यान रहे, यानी कि उस क्षेत्र पर तापमान के वितरण को प्रभावित करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांशीय स्थिति पर हैं, लेकिन दोनों में तापीय अंतर के कारण चर्चा करें। ठीक, तो देखिए पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला फैक्टर है अक्षांशीय स्थिति, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लगाइए, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, चलिए इसकी बात करते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसा कि पृथ्वी की सतह कुछ इस प्रकार से होती, सपाट, ऐसा मानते हैं हम कि अगर पृथ्वी की सतह कुछ इस तरह से है, सपाट सतह है, तो सूर्य की जो किरणें आ रही हैं प्रत्येक स्थान पर इसी तरह से पड़ती। यानी हम कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाली किरण प्रत्येक स्थान पर लंबवत पड़ती। है ना? तो अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी की सतह सपाट होती, अगर पृथ्वी सपाट सतह होती तो प्रत्येक स्थान पर आपतन कोण का मान एक समान होता, यानी कि प्रत्येक स्थान पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का मान
इंसोलेशन का मान, सूर्यातप का मान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता, यानी प्रत्येक स्थान का तापमान एक समान होता, तापमान में कहीं जाने पर अंतर की स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन पृथ्वी ऐसी तो है नहीं, इस तरह की सरफेस तो है नहीं अर्थ की, तो है कैसी पृथ्वी? हम जानते हैं कि पृथ्वी है गोलाभ। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति है गोलाभ आकृति, गोलाभ आकृति है। पृथ्वी की गोलाभ आकृति, गोलाभ को बोलते हैं जिवाइड, गोले के समान, लगभग समान। तो पृथ्वी की गोलाभ आकृति है, गोले के समान आकृति है। अब ये गोलाभ आकृति के कारण अगर सूर्य से आने वाली किरणें आ रही हैं, सूर्य से, तो सूर्य से सौर किरण आ रही है, ठीक है। इधर कहीं पर है विषुवत रेखा, तो हम कह रहे हैं कि यहां पर विषुवत रेखा है हमारी 0 डिग्री अक्षांश। इधर कहीं पर होगा 90 डिग्री नॉर्थ, इधर कहीं पर होगा 90 डिग्री साउथ। तो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो सूर्य से आने वाली किरणें कैसी हैं? आप कह सकते हैं सूर्य से जो किरणें पड़ रही हैं तो पृथ्वी की आकृति जीवाइड है। देखिए ऐसे कर्व लिया हुआ है संरचना, कर्व ली हुई है ये संरचना, और कर्व ली हुई है संरचना, इसलिए यहां पर आपतन कोण का मान हम देखें, और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ रहे हैं तो देखिए आपतन कोण के मान में परिवर्तन हो रहा है ना। आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है परिवर्तन। इधर भी देखिए, ये देखिए जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ रहे हैं आपतन कोण का मान क्रमशः घटता जा रहा है, और इस आपतन कोण के मान में जो ये कमी की स्थिति देखने को मिल रही है, क्रमशः आपतन कोण का मान घट रहा है, ये घटने के पीछे का कारण है पृथ्वी की इस प्रकार से आकृति का होना, जीवाइड शेप का होना। अगर ये जीवाइड शेप नहीं होती, अर्थ का जीवाइड शेप नहीं होता, सपाट होती, सीधी होती, तो प्रत्येक स्थान पर लंबवत किरणें पड़ रही होती, आपतन कोण एक समान होता। लेकिन जीवाइड शेप है, इस जीवाइड शेप के कारण जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रमशः घट रहा है। क्या हो रहा है? आपतन कोण क्रमशः घटता जा रहा है, देख सकते हैं आप। विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे हम उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम पा रहे हैं कि पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन कोण के मान में क्रमशः कमी की स्थिति देखने को मिलती है, क्रमशः कम होता जा रहा है। और कंक्लूजन हम ड्रॉ कर चुके हैं पहले ही, ये है हमारा कंक्लूजन, ये कंक्लूजन हम ले रखे हैं पहले से कि अगर आपतन कोण का मान घटेगा तो तापमान घटेगा, आपतन कोण और तापमान में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि आपतन कोण घटा, इसका मतलब ही हुआ कि तापमान भी घटेगा, तापमान भी क्या होगा? भी घटेगा। तो अब कोई आपसे पूछे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी की स्थिति देखने को मिलती है, क्यों? तो आप कहेंगे अक्षांशीय परिवर्तन हो रहे हैं, अक्षांश बदल रहे हैं, और जैसे जैसे अक्षांशीय परिवर्तन होंगे वैसे वैसे आपतन कोण के मान में कमी आएगी,
और जैसे जैसे आपतन कोण के मान में कमी आएगी तापमान में भी कमी आएगी। यही कारण है कि पृथ्वी पर तापीय कटिबंधों का विकास होता है। तो पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता है, क्योंकि पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण आपतन कोण के मान में कमी आती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर तापीय कटिबंधों का विकास हुआ है। यह पहला फैक्टर का डिस्कशन हुआ, हमारा पहले पॉइंट का हमारा अंतिम निष्कर्ष हो गया। अब दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कहता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव एवं परिक्रमण। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट की हेडिंग लगाइए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब इन सारी बातों को आप समझ रहे होंगे अच्छे से, अक्ष पर झुका होना क्या होता है, क्योंकि मैं ये सब बातें आप लोगों को समझा चुका हूं, अक्ष पे झुकाव वगैरह क्या है। पृथ्वी अक्ष पर झुकी है और अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी अक्ष पर झुके होते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। यही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो दूसरा फैक्टर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव एवं परिक्रमण। तो बताइए, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण कैसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है? आप कहेंगे कि सर एक तो विषुव की स्थिति बन रही है, ये विषुव की स्थितियां हैं, ये क्या है? ये विषुव है, ये भी विषुव है। इधर हमने कहा था कि ये शीत अयनांत का समय है और इधर कहा था हमने कि ये ग्रीष्म अयनांत का समय है। ग्रीष्म अयनांत का समय है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण अलग अलग स्थितियों का निर्माण हो रहा है, अलग अलग स्थितियां बन रही हैं। इक्विनॉक्स का समय आ रहा है, सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, आपतन कोण का मान सबसे अधिक विषुवत रेखीय क्षेत्र पर है। शीत अयनांत का समय आ रहा है, सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं, आपतन कोण का मान मकर रेखा पर सबसे अधिक है। मकर रेखा पर जब सबसे अधिक आपतन कोण का मान है, इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जैसे जाएंगे आपतन कोण के मान बढ़े हैं, अधिक आपतन कोण का मान है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और उत्तरी गोलार्ध में आपतन कोण का मान घटा हुआ है, कम है आपतन कोण। इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का समय चल रहा होगा, क्योंकि तापमान कम है, प्रति इकाई क्षेत्रफल आपतन कोण घटा हुआ है, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा कम है। शीत अयनांत से ग्रीष्म अयनांत का समय आया, फिर एक विषुव आया, फिर ग्रीष्म अयनांत का समय आया। तो जब ग्रीष्म अयनांत का समय आया तो सूर्य की लंबवत किरणें चमकने लगी कहां पर? कर्क रेखा की ओर। तो हम कह रहे हैं सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमक रही हैं। जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमक रही हैं तो कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणों के चमकने से क्या स्थिति बनेगी? तो कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणों के चमकने के कारण जितना भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया है, उत्तरी गोलार्ध जितना भी है, वहां पर आपतन कोण के मान बढ़ जाएंगे। यानी उत्तरी गोलार्ध में आपतन कोण के मान बढ़े, उत्तरी गोलार्ध के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ गई, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ गई। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः आपतन कोण का मान घट गया, प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा घट गई, शीत ऋतु का समय आ गया। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण आपतन कोण के मान में
आपतन कोण के मान में मासिक परिवर्तन हो रहा है, मासिक परिवर्तन, आपतन कोण का मान मासिक परिवर्तन हो रहा है। और जब आपतन कोण के मान में मासिक परिवर्तन होगा, यही कारण है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं। तो दूसरे पॉइंट से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? तो दूसरे पॉइंट से हमने निष्कर्ष निकाला कि आपतन कोण के मान में पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण लगाने के कारण आपतन कोण के मान में मासिक परिवर्तन हो रहे हैं। प्रत्येक स्थान पर मासिक रूप से आपतन कोण का मान बदल रहा है और इस परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन की घटना घटित हो रही है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण नहीं करती तो आपतन कोण के मान में मासिक परिवर्तन नहीं होता। अगर मासिक परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जैसी घटनाएं घटित नहीं हो रही होती। बातें क्लियर हैं? चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अपना, और लास्ट पॉइंट कह रहा है डे टाइम अथवा दिन का समय। दिन का समय, चलिए इस पर चर्चा किया जाए। हेडिंग लगा लीजिएगा, दिन का समय। मान लेते हैं ये कोई एक स्थान है, ठीक है, कोई क्षेत्र है और सुबह का समय है। कौन सा समय है? सुबह का समय है। इधर वायुमंडल है, सुबह का समय है। सुबह का समय है, इसका मतलब सूर्य कुछ इधर चमक रहा होगा, आपतन कोण का मान कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम सुबह से दोपहर की ओर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कहां? दोपहर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे हम क्या पा रहे हैं? हम पा रहे हैं आपतन कोण के मान में वृद्धि की स्थिति देखने को मिल रही है। तो सुबह से हम जब दोपहर की ओर जा रहे हैं, हम पा रहे हैं कि किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर सुबह से दोपहर की ओर जाने पर आपतन कोण का मान बढ़ रहा है और आपतन कोण का मान बढ़ने से तापमान भी बढ़ रहा है। किसी भी स्थान में, किसी भी अक्षांशीय स्थान में सुबह से दोपहर पहुंचने पर, दोपहर का समय जब आएगा तो दोपहर के समय उस विशिष्ट स्थान पर आपतन कोण का मान सबसे अधिक होगा अथवा सर्वाधिक आपतन कोण का मान होगा। जब सर्वाधिक आपतन कोण का मान उस विशिष्ट क्षेत्र पर होगा, सबसे अधिक आपतन कोण का मान होगा, यानी दोपहर के समय में उस क्षेत्र का तापमान सबसे अधिक बढ़ जाएगा। दोपहर के ठीक बाद होता है, क्योंकि आपतन कोण का मान दोपहर में है अधिक, तो सौर ऊर्जा आई और फिर उसको अवशोषित की, तब तापमान बढ़ेगा। तब तक दोपहर बीत चुकी होती है। तो ध्यान रहे, दोपहर के ठीक बाद होता है तापमान, दोपहर में नहीं, दोपहर के ठीक बाद, क्योंकि दोपहर के समय में आपतन कोण सबसे अधिक है और दोपहर में जब आपतन कोण सबसे अधिक होगा तो सौर किरण आएगी, उसका अवशोषण सतह करेगी, वायुमंडल करेगी, तब तक दोपहर बीत चुकी होती है। तो दोपहर के ठीक बाद होता है। अब हम दोपहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं शाम की ओर, तो पुनः यही प्रक्रिया आएगी। जैसे शाम की ओर गए तो शाम की ओर जाने पर आपतन कोण का मान घटने लगेगा। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आपतन कोण का मान घट गया, इसका मतलब है तापमान भी घट गया। तो दरअसल सुबह दोपहर शाम की प्रक्रियाएं क्यों हो रही हैं? ये हो रही हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी का घूर्णन,
पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी के घूर्णन से दिन के प्रत्येक समय में या दिन के अलग अलग समय में आपतन कोण के अलग अलग मान होने के कारण दैनिक रूप से तापमान में अंतर की स्थिति देखने को मिलती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या हो रहा है, सुबह, दोपहर, शाम प्रत्येक समय में आपतन कोण के मान में अंतर की स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक, चलिए, तो कुल मिलाकर के आज का जो हमारा टॉपिक था, आज के टॉपिक में इंसोलेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इंसोलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या है, तो पृथ्वी की ओर आने वाला लघु तरंग सौर विकिरण है, जिसको क्या है, तो हम कह सकते हैं इसको प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आपका आपतन कोण। और आपतन कोण को प्रभावित करने वाले 3 अलग अलग कारकों की चर्चा कर ली हमने कि अक्षांशीय स्थिति, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव परिक्रमण और दिन का समय। ये सभी फैक्टर मिलकर के पृथ्वी के में आपतन कोण के मान को परिवर्तित करते हैं, प्रभावित करते हैं, और आपतन कोण का मान ही पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। इस बात को हमने डिस्कस कर लिया। अब इंसोलेशन और टेम्परेचर के मध्य के अंतर को समझना जरूरी है, तो थोड़ा सा इस पर एक विचार कर लेते हैं। इंसोलेशन और टेम्परेचर, तो एक तरफ है इंसोलेशन यानी कि सूर्यातप, और एक तरफ है टेम्परेचर, तापमान। एक बात बताएं, सूर्यातप क्या है? तो आप जानते हैं सूर्यातप है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त रूप। पृथ्वी की ओर आता हुआ लघु तरंग सौर विकिरण है ये। पृथ्वी की ओर आता हुआ लघु तरंग सौर विकिरण है। पृथ्वी की ओर आता हुआ लघु तरंग सौर विकिरण है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है पृथ्वी की ओर आने वाला। तापमान क्या है? हमने पढ़ा है तापमान एक मापक है जो किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन कर रहा है। तो किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन कर रहा है। इंसोलेशन आएगा, इंसोलेशन पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा है। इस बात पर विशेष रूप से फोकस करना है कि इंसोलेशन क्या है। इंसोलेशन है पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा, और इस मात्रा के कारण जो परिवर्तन होगा वो है तापमान। तो हम कह सकते हैं इंसोलेशन है कारण, और इस कारण का प्रभाव है तापमान। अगर इंसोलेशन का मात्रा बढ़ गई तो तापमान बढ़ गया, इंसोलेशन की मात्रा घट गई तो तापमान घट गया। तो कारण है क्या? कारण है हमारा इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और उस कारण का प्रभाव है टेम्परेचर। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ज्योग्राफी में तापमान क्या है, हमने ये पढ़ा है कि ज्योग्राफी में तापमान है एक क्या, तो ज्योग्राफी में तापमान है एक मापक के रूप में हमने पढ़ा हुआ है, और हमने ज्योग्राफी में तापमान को पढ़ा हुआ है एक कारक के रूप में, फैक्टर के रूप में, जो कि मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। तो तापमान ज्योग्राफी में मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हमने इस बात पर पढ़ाई की है अपनी। ठीक, चलिए, तो इस कारक को प्रभावित करता है कौन? इसे प्रभावित करता है इंसोलेशन।
तो आज के टॉपिक में यहीं तक रखते हैं, कल आएंगे तो इसे और आगे बढ़ाएंगे। तो आज इंसुलेशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसुलेशन से जुड़ी हुई सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। कल टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर वायुमंडलीय दाब में आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू।